हर स्टूडेंट को अपने रिजल्ट के लिए डर रहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मुझे किसी के अंडर में काम करना बहुत पसंद नहीं था। इसके लिए हमारे टाइम पे कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, ऑफलाइन ही जो कोचिंग सेंटर थे। अगर कोई बोल रहा हो कि उसे डर नहीं लग रहा है एग्ज़ाम के रिजल्ट का, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था मेरा फर्स्ट टाइम पे, तो मैंने सोचा अभी तो फर्स्ट टाइम ही दिया हूँ, एक टाइम और ट्राई करके देखते हैं। तो आज हम लोग के साथ डॉक्टर अनमोल हैं, जो कि NSMCH में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज उनसे कुछ सवालों के जवाब जानते हैं, जो कि आप सभी के लिए एज ए MBBS में क्या ज़रूरी है, वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता। तो सर, आपने अपनी नीट की प्रिपरेशन कैसे की? क्या इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं? देखो, नीट के प्रिपरेशन से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा 10th यहीं पटना से हुआ, BD पब्लिक स्कूल से। उसके बाद फिर मैंने ये ऑप्ट किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मुझे किसी के अंडर में काम करना बहुत पसंद नहीं था। तो मैंने ये MBBS प्रोफेशन सेलेक्ट किया, वहाँ से मेरे अंदर आ गया कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो उसके लिए हमारे टाइम पे कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, ऑफलाइन ही जो कोचिंग सेंटर थे, और कोटा बहुत पहले से फेमस रहा है। तो मैं यहाँ से 11th-12th भी कोटा में ही किया हूँ, और कोटा में रह के फिर नीट का प्रिपरेशन किया वहाँ पे मैं। तो सर, बाकी स्टूडेंट्स की तरह नीट के रिजल्ट आने से पहले क्या वो डर आपके अंदर भी थी? ऑफ कोर्स, इट्स अ ह्यूमन नेचर। हर स्टूडेंट को अपने रिजल्ट के लिए डर रहता है, और ख़ास करके वो जब मेहनत करता है तब उसको डर लगता है। अगर कोई बोल रहा हो कि उसे डर नहीं लग रहा है एग्ज़ाम के रिजल्ट का, दैट मीन्स ही हैज़ नॉट वर्कड फॉर दैट एग्ज़ाम। तो इसलिए मुझे डर था, लेकिन बहुत ज़्यादा डर नहीं था। पता नहीं, उस समय एक अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस रहता था कि नहीं, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। शायद वो एज का वो फैक्टर भी मैटर करता उस टाइम पे। यही था उस समय पे, जब बहुत डरा नहीं था, लेकिन था, डर तो था कि आगे क्या करना है, नहीं करना है, क्या होगा, उसी रिजल्ट पे डिसाइड होगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, डर तो सर को भी था, बट यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट। तो चलिए जानते हैं अगले सवाल का जवाब। तो सर, रिजल्ट आने के बाद आपका क्या डिसीजन था? वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं था मेरा फर्स्ट टाइम पे, तो मैंने सोचा अभी तो फर्स्ट टाइम ही दिया हूँ, एक टाइम और ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि कोटा में था तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिले लोग मुझे जो 4 साल 5 साल ऐसे प्रैक्टिस कर, मतलब तैयारी कर रहे थे वो वहाँ पे। तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि यार 4-5 साल कर रहा है तो मैं भी करता हूँ। क्योंकि उस टाइम मुझे ये पता नहीं था कि MBBS के बाद क्या होता है। हमें बस दिख रहा था कि MBBS होता है, उसके बाद का कुछ पता नहीं था। लग रहा है MBBS हो जाएगा, डॉक्टर बन गया, हो गया, बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन उसके बाद कब जब पता चला तो लगा कि यार वो ड्रॉप लेना और वो सब जो टाइम वेस्ट हुआ, वो कहीं ना कहीं अभी हर्ट कर रहा है उस चीज़ को लेके। तो सर, आपने ड्रॉप भी लिया, और मतलब लगभग कितने टाइम का ड्रॉप लिया होगा अगर उसके बाद? देखो, मैंने 2 ईयर का ड्रॉप लिया था। 12th एक ड्रॉप था, 12th के जस्ट बाद एज ए फ्रेशर मैंने ड्रॉप लिया, फिर एक और ड्रॉप लिया। सो 2 ड्रॉप बोल सकते हैं, 2 ड्रॉप लिया मैंने। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे जो भी मेरे पास ऑप्शन थे, सब कुछ ट्राई किया मैंने। उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन आया फॉरेन का। ऑफ कोर्स लोग डरते हैं फॉरेन के नाम पे, चीटिंग से, बहुत सारी चीज़ों से। उस टाइम तो इतना रिसर्च करने का कोई मटेरियल भी नहीं था कि यूट्यूब हो, ये हो, वो हो। तो उस कारण से हमें भी बस जो मिला, जो दिखा लोग, उस समय इतनी सर्विसेज भी नहीं थी, तो जो दिखा उसके आगे बढ़ते गए, और फिर हमने फ़ॉरेन के लिए एक्सेप्ट किया कि फ़ॉरेन से हम MBBS कर सकते हैं। तो सर, 2 साल का ड्रॉप लेने के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की जो आपके लिए ऐसे लगे कि बेस्ट है? देखो, उस टाइम पे सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कैसे रशिया सेलेक्ट किया। रशिया सेलेक्ट करने का एक वो था कि मतलब देखो, चाइना हमेशा से हॉस्टाइल रहा है टुवर्ड्स इंडिया। बाकी कुछ कंट्रीज़ थी जहाँ पे बहुत सारी तरह की दिक्कतें हैं, जैसे कि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बहुत अच्छा वो नहीं है वहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग। उस टाइम के सोच के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो 12th क्लास का बच्चा सोच सकता था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि रशिया बहुत फ्रेंडली है इंडिया के लिए, अच्छा माहौल है वहाँ पे पढ़ाई का। पता किया मैंने, जो भी सोर्सेज थे मेरे पास, तो उससे मैंने फिर रशिया का सिलेक्ट किया कंट्री। कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की सर आपने रशिया? यूनिवर्सिटी फिर मैं रशिया में ऑरेनबर्ग गया था, ऑरेनबर्ग वहाँ पे गया था मैं। ओके सर, तो आपने MBBS अब्रॉड तो सेलेक्ट कर लिया, बट एडमिशन के वक्त आपको कौन कौन से प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा? देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने ऑरेनबर्ग को सिलेक्ट नहीं किया था। ऑरेनबर्ग मुझे
किसी के बदले दे दिया गया। अच्छा। मैं स्मॉलेंस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो उसको सेलेक्ट किया तो क्योंकि वहाँ पे पासिंग परसेंटेज अच्छा था, सब कोई देखते हैं, वही देखा मैंने भी और वहाँ का सेलेक्ट किया। मेरा सब कुछ डाल दिया, बोला कि हाँ स्मॉलेंस्क में हो जाएगा, ताकि मैं उससे जुड़ा रहूँ। और फिर बाद में बोला कि सीट नहीं है वहाँ पे, आपको कहीं और जाना पड़ेगा, तो आपके पास 2 चॉइसेस है, ऑरेनबर्ग या मारी, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। अब मैं एक स्टेज पे आ चुका था जहाँ से मुझे दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ा, उनके बताए हिसाब से ही सेलेक्ट करना पड़ा। फिर मैं ऑरेनबर्ग गया, उसमें भी मान लीजिए रेट में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि कंसल्टेंसी कुछ बोला लिया कुछ और, तो इस तरह से दिक्कतें आई थोड़ी बहुत, लेकिन इट वाज वर्थ इट, क्योंकि मैं अभी एक डॉक्टर हूँ, तो इट वाज वर्थ। तो सर ये तो आपके एडमिशन वगैरह के समय का प्रॉब्लम्स था। ऐसे उसके बाद अगर बात की जाए तो रशिया पहुंचने के बाद, मतलब एडमिशन लेने के बाद, वहां जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आए आपके सामने? देखो, रशिया पहुंचने के बाद ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज होता है, कल्चरल शॉक लगता है लोगों को, बहुत चीज़ें होती है जो कि कंट्री चेंज करने के बाद, ये इवन इफ़ यू आर चेंजिंग स्टेट देन यू कैन फेस द प्रॉब्लम्स लाइक दिस थिंग्स। तो मैं वहाँ गया, थोड़ा बहुत कल्चरल का शौक, वो सबको लगता है, कल्चर शौक होता है, वो चीज़ें थोड़ा क्लाइमेट से वो होता है। मेस में गए तो खाना बहुत अच्छा नहीं रहता, ये सब चीज़ें नॉर्मली होती हैं, लेकिन उन्हीं सब चीज़ों को झेल के फिर आगे बढ़ के अभी यहाँ पे। तो सर एज अ डॉक्टर मैं आपसे एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहूँगी कि 6 साल की आपकी जर्नी वहाँ पे कैसी रही है? देखो, 6 साल की जर्नी जो एक स्टूडेंट की होती है, बहुत इम्पोर्टेंट फेज में रहता है, बहुत उसको एक पॉट की तरह होता है, सॉफ्ट होता है, उसको बनाते हैं, यूनिवर्सिटी बनाती है, वहाँ के प्रोफेसर्स बनाते हैं, वो कैसा इंसान बनेगा वो भी डिपेंड करता है, कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है। तो ऑफकोर्स मेरे लिए बहुत अच्छा था, मेरा लाइफ चेंज हुआ वहाँ पे, बहुत कुछ चीज़ें सीखी मैंने वहाँ पे, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। सर तो फिलहाल आप NSMCH में सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी उसके बाद एज अ काउंसलर वर्क करना, इसके पीछे का कोई रीज़न? देखो, वही सबसे पहला क्वेश्चन कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ यहाँ से जाने के बाद, मतलब कुछ क्वेश्चन पहले आपने पूछा, तो वो प्रॉब्लम्स जो मुझे फेस हुई, कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मैं ही उन्हें समझा सकता हूँ स्टूडेंट्स को, तो वो प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया है, चाहे एकेडमिक वाइज हो या फिर एडमिशन प्रोसेस में हो या फिर ट्रांसपेरेंसी को लेके हो, तो ये सब चीज़ें जो मैंने फेस किया है बाकी के स्टूडेंट्स ना फेस करें, क्योंकि वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम अगर फेस करते हैं तो उनके एकेडमिक्स पे असर पड़ता है। तो अगर मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प कर पा रहा हूँ, उनकी मदद कर रहा हूँ, ताकि वो अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ यहाँ पे आके, इंडिया में आके, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि इफ़ यू आर वर्किंग फॉर एनीवन्स कैरियर। सर तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब आपके तरफ से एक छोटी सी एडवाइस हमारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए। देखो, सबसे पहला ये है एडवाइस कि पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत कहीं पे भी करो, वो एट लास्ट कहीं ना कहीं काम आता है वो, क्योंकि तुम पढ़े रहोगे वो MBBS में काम आएगा, उसके बाद भी काम आएगा, हर चीज़ जुड़ा होता है कहीं ना कहीं। और ये कभी मत सोचना कि मेरा कैरियर इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो वो ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी ख़त्म नहीं होता है, बस जो पाथ सेलेक्ट किए हो उस पर आगे चलते रहो, ऑफकोर्स सक्सेस मिलता है, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन ज़रूर मिलेगा। So thank you Dr. Anmol for your precious time for giving us. Thank you for giving me the time so that I can convey my message to the students. Thank you.